हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं, जमकर मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम 24 जनवरी 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। ना सिर्फ हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर इस कंटेंट में से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, स्पेशली अगर प्रीलिम्स में एमसीक्यू फ्रेम किए जाते हैं, तो किस तरीके से वो फ्रेम किए जा सकते हैं, प्लस ये कंटेंट जाके और किन किन चीजों के साथ में जुड़ता है जिनके बारे में हमको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और फर्दर पढ़ना चाहिए। सो काफी सारी चीजें हैं जानने के लिए, काफी कुछ है सीखने के लिए एंड आई कैन इंश्योर यू, आई कैन गारंटी यू कि ये सेशन आपकी प्रिपरेशन को आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इनहेंस करेगा, ज्यादा इंप्रूव करेगा, आपको ज्यादा बेहतर करेगा। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू ये भी बिगिन, शुरू करते हैं 24 जनवरी 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलें देखते हैं सर। तो पहली न्यूज या पहला करंट अफेयर जो हमको डिस्कस करना है वो है डीके बासु जजमेंट या फिर डीके बासु केस के बारे में। तो ये डीके बासु जजमेंट या डीके बासु केस क्या है और इसकी क्या स्पेशल बात है, इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो डिस्कस करने के पहले उससे ज्यादा जरूरी सवाल कि आखिर ये खबरों में है क्यों, इसको पढ़ने की जरूरत क्या है, इसको पढ़ने की नौबत क्या आ गई है। तो जवाब यह है कि गुजरात में एक इंसिडेंट हुआ था 2022 में। उसमें एक घटना थी, उस घटना में जो भी कल्प्रिट शामिल थे, उन कल्प्रिट्स को फिर गुजरात पुलिस ने या गुजरात पुलिस के कुछ ऑफिसर्स ने पोल से बांध कर पब्लिकली उनको कोड़े मारे थे। ठीक है जी, 2022 में इंसिडेंट हुआ था। कुछ इंसिडेंट क्या है वो अपने काम का नहीं है, मगर उसमें गुजरात पुलिस के कुछ ऑफिसर्स ने कुछ लोगों को, जिन्होंने वो घटना या जो भी इंसिडेंट किया था, उसमें पब्लिकली पोल से बांधकर उसके जो कल्प्रिट्स थे उनको फ्लॉग किया था, उनकी पब्लिक फ्लॉगिंग की थी, या फिर यूं बोलूं कि जनता के सामने सार्वजनिक तौर पर उनको कोड़े मारे थे। ठीक है जी। अब कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन ये किया है कि भैया ये पूरी की पूरी चीज या जो पूरी घटना हुई थी, जिसके वीडियो बन गए थे, सोशल मीडिया पे वायरल हो गए थे और उसके बाद में फिर ह्यूमन राइट्स का पूरा केस बन गया था, इसमें पुलिस के द्वारा जो ये कृत्य किया गया था, उन लोगों को पब्लिकली पोल से बांधकर फ्लॉग करने का या कूड़े मारने का, ये जो पूरी प्रक्रिया की गई थी, ये एट्रोसिटी की श्रेणी में आती है। ठीक है जी, ये एट्रोसिटी की श्रेणी में आती है और एट्रोसिटी की श्रेणी में आने के साथ ही साथ डीके बासु केस में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अब्यूज और कस्टोडियल वायलेंस के रिस्पेक्ट में जो गाइडलाइंस जारी किए थे, जो दिशा निर्देश दिए थे, ये उनका सीधा सीधा वायलेशन है। तो इसके चलते अब डीके बासु केस जो है वो खबरों में आ जाता है, क्योंकि इसमें पुलिस अब्यूज और कस्टोडियल वायलेंस के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे। और 2022 के इस केस में ये जो इंसिडेंट हुआ था, इसमें गुजरात पुलिस के उन ऑफिसर्स के द्वारा इन पर्टिकुलर गाइडलाइंस का वायलेशन हुआ था और कोर्ट ने अब इस बात को पब्लिकली, कोर्ट ने इस बात को ओपन कोर्ट में ऑब्जर्वेशन में, ये जो पूरा मुकदमा चल रहा था इसकी कार्रवाई के दौरान कह दिया है, इसलिए न्यूज में आ गया और हिंदू ने इसको फ्रंट पे लगा दिया है। तो ऑब्वियस ही बात है, फिर ये एक एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक अच्छी न्यूज बन जाती है, जिसमें से क्वेश्चंस वो बनाकर तैयार करेंगे। बस फैंसी इंग्लिश में वही बात लिखी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड that the 2022 incident of four Gujarat police officers publicly flogging some men after tying them to pole for disrupting an event amounted to atrocity and violation of guidelines issued by Supreme Court in DK Basu case against the police abuse and custodial violence। वही बात है कि कुछ लोगों को किसी इंसिडेंट के चलते पब्लिकली मारना एट्रोसिटी की श्रेणी में आता है। डीके बासु का जो केस है उसके जो भी गाइडलाइंस है उनका वायलेशन है। आगे कोर्ट ने एक बात और कही कि डीके बासु वर्डिक्ट हैज हाइलाइटेड द डीप कंसर्न इन अ फ्री सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम टॉर्चर एंड अब्यूज बाय द पुलिस एंड अदर लॉ इन्फोर्सिंग ऑफिसर्स। मतलब ये कि डीके बासु का जो ये पूरा केस था, इसमें जो फैसला आया था, उसमें कोर्ट ने हाईलाइट करके बताया था, या फिर कोर्ट ने हाईलाइट करके इस बात का के लिए आपकी संवेदना या कंसर्न आपके दिखाए थे या जारी किए थे कि एक फ्री सोसाइटी में, जिस तरीके के एक ऐसा समाज जिसमें कानून का राज चलता है, वहां पर पुलिस को या फिर किसी भी दूसरी आपकी लॉ इन्फोर्सिंग जो आपके ऑफिसर्स होते हैं, जिनके पास में कानून इन्फोर्स करने की पावर होती है, भाई उनके पास में किसी इंडिविजुअल को टॉर्चर करने का पावर नहीं है। या फिर अगर ये लोग कर रहे हैं तो फिर ये चीज एक फ्री सोसाइटी के सिद्धांत के खिलाफ जाती है और इसी के रिस्पेक्ट में फिर कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए थे, जिनका वायलेशन यहां पर हुआ है। आगे कोर्ट ये बोलती है कि पुलिस नो डाउट इज अंडर अ लीगल ड्यूटी एंड हैज लेजिटिमेट राइट टू अरेस्ट द क्रिमिनल एंड टू इंट्रोगेट हिम ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन ऑफेंस, बट इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट द लॉ डज नॉट परमिट यूज ऑफ थर्ड डिग्री टॉर्चर ऑफ accused in custody during interrogation and investigation with the view of solving the crime। तो कोर्ट ने क्या बोला है कि डीके बासु केस ने हमारी जो एक फ्री सोसाइटी में पुलिस के पास में या किसी भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के पास में टॉर्चर करने का राइट नहीं है, और अगर वो टॉर्चर कर रहे हैं तो फ्री सोसाइटी हो नहीं सकती। इस पूरी चीज को लेकर एक डीप कंसर्न हमारा दिखाया था एंड
उसके आगे पुलिस बोलती है, उसके आगे कोर्ट बोलती है कि पुलिस के पास में अधिकार तो है कि भैया कोई भी क्राइम वगैरह अगर कहीं पर हो रहा है तो उसके कंडीशन में आप अरेस्ट करोगे, जिसने भी क्राइम किया है, जो भी शक के घेरे में है, जो भी कल्प्रेट है, उनका अरेस्ट तो किया जाएगा। उनकी लीगल ड्यूटी है और उनके पास में लेजिटिमेट राइट है किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने का, अगर कोई क्राइम हुआ है तो, और उसके रिस्पेक्ट में अगर वो व्यक्ति इन्वॉल्व है, पाया जाता है, तो उसको अरेस्ट तो करना ही है, बनता ही, ऑब्वियस सी बात है। मगर इस पूरी प्रक्रिया में उसका जब इंट्रोगेशन किया जाएगा, पूरे क्राइम की इन्वेस्टिगेशन होगी, आप उसे टॉर्चर नहीं कर सकते, आप उसे थर्ड डिग्री नहीं दे सकते। कोर्ट ने इस बात को क्लियर कट जो है बोल दिया है। डीके बासु केस में इस बात को हाईलाइट कर कर कहा गया था कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपके पास पूरा अधिकार है, कोई अगर अपराध होता है उस केस में जो भी कल्प्रेट है उसको आप अरेस्ट करिए, जो भी विवेचना करनी है विवेचना करिए, चार्जशीट जारी करिए, वगैरह वगैरह, सजा देनी ना देनी कोर्ट के ऊपर है। मगर अरेस्ट करने के बाद इन्वेस्टिगेशन की पूरी प्रोसेस में आप सामने वाले को टॉर्चर नहीं कर सकते, थर्ड डिग्री जो है वो नहीं दी जा सकती, जो अमानवीय यातनाएं हैं वो उसको नहीं दी जा सकती। अगर आपने दी तो ये जो पूरा का पूरा केस था डीके बासु, जिसमें गाइडलाइंस दिए गए थे पुलिस अब्यूज और कस्टोडियल वायलेंस के खिलाफ में, उसका वायलेशन होगा। एंड इन दैट कंडीशन पुलिस के उन अफसर्स के खिलाफ या जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जो इस तरीके की हरकतें कर रही है उनके खिलाफ फिर भैया इस केस में कार्रवाई की जाएगी। अब यहां पर जो ये पुलिस वाले हैं इनके खिलाफ ये केस जब भी फाइनली सॉल्व होगा, इनके खिलाफ जो भी अगर कोर्ट सजा देती है तो फिर अकॉर्डिंगली कार्रवाई वगैरह की जाएगी। अब ये जो पूरी न्यूज है जो अपन ने डिस्कस करी, इसमें अपने को दो बातें याद रखनी है। पहला तो ये कि डीके बासु केस क्या चीज है, तो डीके बासु केस या फिर डीके बासु केस किस चीज से रिलेटेड है, हमको याद रखना है डीके बासु केस पुलिस अब्यूज और कस्टोडियल वायलेंस से रिलेटेड है। पुलिस अब्यूज या कस्टोडियल वायलेंस नहीं कर सकते आप। एक व्यक्ति को अगर आप अरेस्ट करोगे तो पूरी इन्वेस्टिगेशन वगैरह के दरमियान क्या आपने उसके साथ में ट्रीटमेंट करना है, क्या आपके डूज हैं, क्या आपके डोंट्स हैं, इन सब के रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक पूरा का पूरा गाइडलाइंस वगैरह जारी की गई हैं, या फिर इस फैसले के तहत जो निर्णय आया था उसके बेसिस पर जो है गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उनका पालन आपने करना है, उनका आपने वायलेशन नहीं करना है। करोगे तो कार्रवाई होगी। एक तो ये अपने को याद रखना है। यहां से प्रीलिम्स में सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि रिसेंटली डीके बासु केस जो है वो क्यों न्यूज में था, या फिर यूं बोल सकते हैं कि कस्टोडियल वायलेंस जो होता है और जो टॉर्चर वगैरह किया जाता है पुलिस के द्वारा या किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के द्वारा, इसके अगेंस्ट में कोर्ट ने एक जजमेंट के तहत में कुछ दिशा निर्देश या गाइडलाइंस जारी किए थे। वो जजमेंट का नाम क्या, दोनों वे, इधर वे आपको याद रखना है कि भाई उस जजमेंट का नाम डीके बासु जजमेंट है या डीके बासु केस है, और इसमें क्या बोला गया है, कस्टोडियल वायलेंस, ये कस्टोडियल वायलेंस या पुलिस अब्यूज नहीं किया जा सकता। आप उसे अरेस्ट कर सकते हो, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, थर्ड डिग्री टॉर्चर नहीं दे सकते। इट्स एज सिंपल एज दैट। मारना पीटना ये सब नहीं किया जा सकता। सजा देनी है या नहीं देनी है ये आपका अधिकार नहीं है, ये कोर्ट का प्रेरोगेटिव है। आप जो है ये सारी चीजें नहीं कर सकते। तो इतना जो है इस न्यूज से बनता है, ये अपने को याद रखना है। मेंस में अगर कहीं पर इस तरीके की ह्यूमन राइट वायलेशन वगैरह से कुछ लिखने को आ जाए तो वहां पर इस केस का नाम और ये कस्टोडियल वायलेंस में इसने भाई गाइडलाइंस दे रखी है तो पुलिस उसके चलते ये सारी चीजें नहीं कर सकती। आप इसे कोट कर सकते हो। जैसे आपने डीके बासु जजमेंट या गाइडलाइंस का जिक्र किया, एक एक या 1.5 नंबर या 2 नंबर एग्जामिनर एक्स्ट्रा देगा खुश होकर इस बात में कि भाई आपने वाकई में जो है तैयारी करी है। और इसी तरीके से जो है आपका जो मेंस के आंसर है उसमें आपके मार्क्स एक्स्ट्रा गेन किए जाते हैं। क्यों, ह्यूमन राइट वायलेशन से कोई केस आ गया, पुलिस की आपके जो कंडीशन जो टॉर्चर या सबसे रिलेटेड अगर कुछ आ गया, या फिर एथिक्स में कोई क्वेश्चन इस तरीके का आ गया, इसको इस पर्टिकुलर वर्डिक्ट का नाम आप कोट करो और आपके 1 या 2 नंबर ऑटोमेटिकली जो है बढ़ जाएंगे। तो ये मेंस में भी इस तरह से अपने काम आ सकता है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं। चले नेक्स्ट न्यूज की तरफ में आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड न्यूज में ये बताया गया है कि बिहार के एक्स चीफ मिनिस्टर कर्पूरी ठाकुर साहब जो हैं, इन्हें भारत रत्न दिया जाएगा। ये घोषणा प्रेसिडेंट महोदया ने करी है। प्रेसिडेंट ने, मैडम प्रेसिडेंट ने इस बात का अनाउंसमेंट किया है कि कर्पूरी ठाकुर विल बी अवॉर्डेड भारत रत्न। तो इनकी मैंने फोटोग्राफ लगाई है यहाँ पे। भारत सरकार ने 1991 में इनके नाम से एक डाक टिकट जारी किया था, तो इसमें इनकी फोटोग्राफ लगी हुई है, इनको देख लीजिए। ये कर्पूरी ठाकुर हैं और इनको भारत रत्न दिया जाएगा। पहला सवाल तो ये कि ये हैं कौन, थोड़ा इनके बारे में बात करते हैं, और उसके बाद इनको भारत रत्न क्यों दिया जा रहा है उस बात को भी हम लोग इसी डिस्कशन में करेंगे। He was son of a marginal farmer from Barber ब्रैकेट में नाई कम्युनिटी, was a freedom fighter and was jailed during Quit India movement। तो पहली बात तो ये कि ये एक फ्रीडम फाइटर थे जो बिहार में एक बहुत गरीब किसान के घर में पैदा हुए थे, और एक बहुत, आप कह सकते हैं, बैकवर्ड कास्ट से आते थे। जो आपकी बार्बर या फिर नाई कम्युनिटी है जो बिहार में आज की तारीख में बैकवर्ड कम्युनिटीज में काउंट की जाती है, उस कम्युनिटी से ही आते थे। साथ ही साथ ये फ्रीडम फाइटर भी थे एंड इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, जिसके चलते इनको जेल में भी रखा गया। बाद में जब देश आजाद हुआ तो देश की आजादी के बाद में भी ये एक्टिव पॉलिटिक्स में बने रहे और इनको बिहार का चीफ मिनिस्टर बनाया गया। ये बिहार के 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे थे। पहली बार ये बिहार के चीफ मिनिस्टर बने थे दिसंबर 1970 से जून 1971 के बीच में। तब एक भारतीय क्रांति दल के नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, उसके पार्ट के तौर पर, उसके सदस्य के तौर पर ये बिहार के चीफ मिनिस्टर पहली बार बने। सेकेंड टाइम जनता पार्टी के
के सपोर्ट की मदद से जनता पार्टी में रहते हुए दिसंबर 1977 से अप्रैल 1979 तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर के तौर पर अपना दूसरा टेनर पूरा किया। अब ध्यान से देखा जाए तो ये टेनर लगभग 1 साल के आसपास है। 1 साल से तो खैर बहुत ही छोटा है। दिसंबर में शुरू होता है और जून में अगले साल खत्म हो जाता है। 4-6 महीने का 6 महीने के आसपास का एक टेनर ये रहा। दूसरा टेनर दिसंबर 1977 से अप्रैल 1979 तक चला। लगभग 2 सवा 2 साल का टेनर ये है। एक चीफ मिनिस्टर के तौर पे अगर देखा जाए तो उनके टेनर कोई बहुत ज्यादा बड़े नहीं थे, मगर इन्होंने जो काम इस पर्टिकुलर टेनर में किए या फिर जो कंट्रीब्यूशन इनका रहा है इंडियन सोसाइटी में, उसी के चलते इनको जो है भारत रत्न दिया जा रहा है। अब इन्होंने इस चीफ मिनिस्टरशिप के टेनर में किया क्या था, थोड़ा उस पर बात करते हैं। इनकी जो पॉलिटिक्स थी या इनकी जो राजनीति थी वो सोशलिज्म की तरफ थी, वो सोशलिज्म के ऊपर बेस्ड थी, या फिर इनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी वो सोशलिज्म की थी। सोशलिज्म को हिंदी में हम लोग बोलते हैं समाजवाद। इनफैक्ट आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये भारत में सोशलिज्म के जितने भी आपके लीडर्स रहे हैं, जितने भी प्रणेता रहे हैं, उसमें इनका नाम बहुत टॉप में है, बहुत ज्यादा जो है आप इनका जो स्थान है उन सारे लीडर्स में काफी ज्यादा ऊंचा है। तो सोशलिस्ट आइकॉन थे। एंड आज की तारीख में सोशल जस्टिस के नाम पर जो भी भारतीय राजनीति हो रही है, सामाजिक न्याय को आधार बनाकर उसके बेसिस पर जो भी राजनीति भारत में आज की तारीख में की जा रही है, कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत जो है कर्पूरी ठाकुर साहब ने अपने चीफ मिनिस्टरशिप के दरमियान जो काम किए थे उसके बेसिस पर हुई है। कैसे, इसको समझते हैं। 1977 में जब ये चीफ मिनिस्टर थे तब इन्होंने अपनी चीफ मिनिस्टरशिप में एक कमीशन का गठन करवाया, एक कमीशन अपॉइंट करवाया जिसका नाम था मुंगेरी लाल कमीशन। अब मुंगेरी लाल कमीशन को जिम्मेदारी यह दी गई कि भैया सामाजिक न्याय जनता में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, और पहुंच रहा है तो किस तरह से पहुंच रहा है, किन जातियों को इसका फायदा मिल रहा है, किन जातियों को इसका फायदा नहीं मिल रहा, जिनको मिल रहा है तो कितना मिल रहा है, और जिनको नहीं मिल पा रहा उनको क्यों नहीं मिल पा रहा, क्या करना चाहिए उनको फायदा देने के लिए। इन सारी बातों के ऊपर आप हमें आपका जो भी मतलब आप स्टडी करें और उसके बाद में हमको बताएं, प्लस आगे क्या करना चाहिए ये बात भी आप जो है हमें बताएं। अकॉर्डिंगली मुंगेरी लाल कमीशन ने इस पूरी चीज को स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद उन्होंने रिकमेंड ये किया कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, इन बैकवर्ड क्लासेस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाए। एक को माना जाए बैकवर्ड क्लासेस और दूसरों को माना जाए एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, जिसको हम लोग हिंदी में कई बार पिछड़ा और अति पिछड़ा बोलते हैं। उस 2 कैटेगरीज में जो है इनको डिवाइड किया जाएगा। यानी कि भारत में जो भी आपकी जातियां हैं, बिहार के लिए स्पेसिफिकली बात हुई थी, बिहार में जो भी जातियां हैं इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करने की बात की गई। एक को बोला गया कि आप इनको बैकवर्ड क्लासेस माने, और इनको एक को बोला गया कि आप एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस की कैटेगरी में डिवाइड करें। तो पिछड़ा और अति पिछड़ा की कैटेगरी में डिवीजन करवाया जाए। उसके बाद इनका यह कहना था कि इन बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन दिया जाए। अकॉर्डिंगली इन सारी बातों को मानकर मुंगेरी लाल कमीशन की जो ये रिपोर्ट थी, इसको कर्पूरी ठाकुर साहब की गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट कराया। एंड इसके बाद 1978 में जब इसको इंप्लीमेंट कराया गया, उसके बाद फिर ये प्रावधान बने कि बिहार में अब जितनी भी सरकारी नौकरियां आएंगी उसमें बैकवर्ड क्लासेस के लिए 26% के आसपास का जो है रिजर्वेशन रखा जाएगा। अब ये जो कदम था उस वक्त में बड़ा पाथ ब्रेकिंग कदम साबित हुआ। 10 साल में इसके जो नतीजे निकल कर आने लगे, उसका कंसिक्वेंस ये हुआ कि नेशनल लेवल पर भी इसी तरीके की फिर जो निर्णय है उनकी डिमांड उठने लगी। अकॉर्डिंगली 90s के टाइम पीरियड में मंडल कमीशन का गठन हुआ। मंडल कमीशन ने फिर अपना रिकमेंडेशन दिया, उसको फिर वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने लागू करवाया, जिसके चलते ओबीसी या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27% रिजर्वेशन इंप्लीमेंट कराया गया था उस टाइम पीरियड पर सेंट्रल गवर्नमेंट में। इसका नतीजा भारतीय राजनीति के ऊपर यह पड़ा कि भारतीय राजनीति उसके बाद में पूरी तरीके से चेंज हो गई। इसके पॉजिटिव इंपैक्ट भी पड़े हैं, इसके नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़े हैं। नेगेटिव इंपैक्ट यह पड़ा कि इसके बाद जाति की मेरे हिसाब से सही शब्द नहीं होगा बट बोलना पड़ेगा, जाति के ऊपर एक बहुत घटिया किस्म की राजनीति भारत ने देखी है। जाति के ऊपर एक बहुत निम्न स्तर की राजनीति जो है भारत में उसके बाद में हुई। मगर एट द सेम टाइम इस पूरी की पूरी रिकमेंडेशन का नतीजा यह निकला कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस में काफी सारी कम्युनिटीज हैं उनको रिजर्वेशन का फायदा मिलने लगा। और इसके चलते अगर 90s की अपेक्षा आज हम देखें तो काफी सारी कम्युनिटी काफी हद तक जो है इंप्रूव कर चुकी है, काफी हद तक उनको इसका फायदा मिला। एट द सेम टाइम अब ये बात भी कहना पड़ेगी कि रिजर्वेशन एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर निकल कर आया। इसके नाम पर भी बहुत राजनीति हुई। जाति की जो एक बहुत आप कह सकते हैं निम्न स्तर की राजनीति भारत ने इसके चलते देखी। ये इसके कुछ नेगेटिव फॉलोआउट्स थे जिससे इनकार नहीं किया जा सकता, और जो कर रहा है तो फिर वो झूठ बोल रहा है। इट्स एज सिंपल एज दैट। बट एट द सेम टाइम इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इसका फायदा ये मिला है कि भारतीय राजनीति में आपको काफी भारतीय समाज में जो है इसका काफी ज्यादा बदलाव आपको देखने को मिला। बट एट द सेम टाइम भारतीय राजनीति इससे पूरी तरह से चेंज हो गई। बट क्योंकि समाज के ऊपर इसका एक बहुत जबरदस्त असर पड़ा, समाज के ऊपर इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा। सोसाइटी में जो कई सारी कास्ट थी जिनको शायद पहले उतना रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं था या बिल्कुल रिजर्वेशन नहीं था, जब उनको रिजर्वेशन दिया गया तो हमको ये देखने को मिला कि उन जातियों में भी बदलाव या फिर एक इंप्रूवमेंट या फिर एक डेवलपमेंट जो है वो काफी बड़े लेवल पर आया। और इन सारी बातों के चलते कर्पूरी ठाकुर साहब, और इन सारी बातों के पीछे जो बेसिक है वो है मुंगेरी लाल कमीशन को बिहार में लागू करवाना, जो कर्पूरी लाल ठाकुर साहब के टाइम पीरियड में हुआ था। उसी के चलते वो जो सामाजिक न्याय जो दिया गया, जिसके चलते काफी बड़े लेवल पर जो है एक ऐसा तबका जिसका शायद उत्थान ना हो सकता, या फिर जो जिस रेट पर तरक्की कर रहा था उसके चलते उसको डेवलप होने में और भी कई साल लग जाते, वो एक
रफ्तार पकड़ गया एंड काफी हद तक उसकी स्थितियों में आज की तारीख में उस वक्त की जो स्थितियां थी उसकी अपेक्षा आपको चेंजेस या बदलाव देखने के लिए मिलते हैं, पॉजिटिव और सकारात्मक डेवलपमेंट देखने के लिए मिलते हैं। और इसके लिए कर्पूरी ठाकुर जो है इनका ये राष्ट्र बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि हमारे मनों में उनके लिए ग्रेटिट्यूड होना चाहिए और है भी, और उसी का जो मैनिफेस्टेशन है अब निकल कर आ रहा है कि इनको जो है भारत रत्न जो है वो दिया जा रहा है। चले, तो ये जो है न्यूज़ यहीं पर समाप्त होती है, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं है। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन्स ही बनते हैं कि कर्पूरी ठाकुर कौन थे? इनका जो पूरा बैकग्राउंड है, तो याद रखिएगा क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। जिस कम्युनिटी बैकवर्ड कम्युनिटी से आते थे, बट स्पेसिफिकली इस तरीके के जातिगत सवाल तो खैर नहीं पूछे जाएंगे कि कौन सी कम्युनिटी से आते थे। फ्रीडम फाइटर थे, कौन से मूवमेंट में जेल हुई थी वो याद रखना है। बिहार के चीफ मिनिस्टर कितनी बार रहे ये याद रखना है। कौन सी कमीशन बनाई थी, मुंगेरी लाल कमीशन का नाम याद रखना है। और उसी के बाद में मंडल कमीशन जो है, इनके बिहार में किए गए जो काम थे, जो इन्होंने इंप्लीमेंट करवाई थी मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट, उसी के मैनिफेस्टेशन के तौर पर, उसी का नेशनल लेवल पे जो है मैनिफेस्टेशन के रूप में निकल कर आई थी। तो ये सारी चीजें जो है हमको ध्यान रखनी है। नो डाउट भारत में राजनीति पे इसका बहुत जबरदस्त असर पड़ा, सामाजिक तौर पर भी इसका असर पड़ा, बट ओवरऑल अगर आज देखें आज की तारीख में, तो कई सारी बैकवर्ड क्लासेस इसका सकारात्मक फायदा उठाकर तरक्की कर रही है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि इसके चलते एक जाति की राजनीति 90s के दशक में और 2000 के दशक में भी जो है काफी वक्त हमको देखने के लिए मिली। वक्त वक्त पर उसको रिवाइव करने की भी कोशिशें होती रहती हैं, बट और इसके चलते कहीं ना कहीं रिजर्वेशन को एक पॉलिटिकल टूर के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया। वो सारे इसके नेगेटिव फॉलोआउट्स हैं, बट एट द सेम टाइम इसका फायदा जातियों को मिला है, काफी सारी बैकवर्ड क्लासेस को मिला है, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। चलें, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं सर। चलें, अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ में बढ़ते हैं। इस न्यूज में हमको बात करनी है एक स्कीम के बारे में जिसका नाम है वैभव स्कीम। पहले तो मैं आपको थोड़ा-सा मोटे तौर पे बता देता हूँ कि वैभव स्कीम क्या है, फिर ये देखेंगे कि ये पढ़नी क्यों है या न्यूज़ में क्यों है, और उसके बाद में फिर इसकी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो वैभव स्कीम के तहत में हमारी कोशिश ये है कि बाहर के देशों में इंडियन ओरिजिन के अगर कोई साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, चाहे वो उसी देश के नागरिक हैं या फिर एनआरआईज़ वगैरह हैं, मगर अगर इंडियन ओरिजिन के कोई साइंटिस्ट बाहर के देशों की प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में या यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रहे हैं, रिसर्च की फील्ड में अगर काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि साल में 1 आध महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए वो भारत आएँ और हमारे जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं इनके साथ में कोलैबोरेशन करें और यहाँ पर रहकर 2-3 महीनों के लिए भी कुछ काम करें और उसके बाद फिर चाहें तो वो अपने देश वापस लौट जाएँ। इससे होगा ये कि उनका जो रिसर्च की फील्ड में अनुभव है, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी एकेडमिक्स में दी है, उन दूसरे देशों की प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में, उसका कुछ फ़ायदा हमें भी मिलेगा। हमारे जो यहाँ के साइंटिस्ट हैं, हमारे जो यहाँ के यंग स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ में इनका इंटरैक्शन होगा। इस कोलैबोरेशन का फिर हमारे यहाँ जिस तरह से रिसर्च होती है, उसमें बदलाव लाने में काफ़ी बड़ा जो है योगदान इस कोलैबोरेशन का हो सकता है। और जो इनपुट्स हमको इनकी तरफ से मिलेंगे, उससे हम अपने जो एक्जिस्टिंग अभी इंस्टीट्यूशंस हैं, इसमें रिसर्च और बाकी सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करवा सकते हैं। तो इस थॉट प्रोसेस के साथ में कोशिश ये की जा रही है वैभव स्कीम के तहत में कि बाहर के देशों में रहने वाले इंडियन ओरिजिन के जो साइंटिस्ट्स हैं, उनके साथ में राब्ता किया जाए और उनको बोला जाए कि भाई साल में 1 आध बार एक छोटे-मोटे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, जैसे आदमी छुट्टी मनाने आता है, उसी तरीके से आप हमारे यहाँ भी आओ, प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स के साथ में आप कोलैबोरेट करो और कुछ वक़्त यहाँ पर आप बिताओ। तो ये जो स्कीम है मोटे-मोटे तौर पर ये कहलाती है वैभव स्कीम। अब सवाल ये है कि इस स्कीम को अगर पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है? या फिर ये स्कीम न्यूज़ में है तो क्यों है? वजह ये है कि ये जो आपके इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट आप बुलाना चाहते हो, इसका पहला बैच अनाउंस कर दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने वैभव स्कीम के तहत में जो फॉरेन साइंटिस्ट हैं, जो इंडियन ओरिजिन के फॉरेन साइंटिस्ट हैं, जो बाहर के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रहे हैं, उनका जो पहला बैच हिंदुस्तान आएगा इस कोलैबोरेशन के तहत में, उसके बारे में उसका अनाउंसमेंट कर दिया है। इसके तहत में 22 साइंटिस्ट जो हैं वो हिंदुस्तान आएँगे एंड मोस्टली इसमें से जो साइंटिस्ट हैं, या तो वो नॉर्थ अमेरिका, स्पेसिफिकली अगर बोलें तो यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा की जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर जो हैं उसके प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में काम कर रहे हैं। तो वो लोग 22 साइंटिस्ट जो हैं इंडिया आएँगे और वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना जो है इस तरीके से भारत में बिताएँगे और ये प्रक्रिया हर साल चलेगी मैक्स टू मैक्स 3 साल के लिए। यानी कि अगर आपने लेट्स से कि अगर मैं एक इंडियन ओरिजिन का साइंटिस्ट हूँ और नॉर्थ अमेरिका में लेट्स से मैं कैम्ब्रिज में मैं जो है नॉर्थ अमेरिका में लेट्स से मैं आपका मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में लेट्स से मैं वहाँ पे काम करता हूँ या फिर मैं वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा हूँ। अब इंडियन ओरिजिन का होने के नाते गवर्नमेंट ने मेरे से कॉन्टैक्ट किया, तो फिर मैंने बोला ठीक है मैं आ जाऊँगा आपके यहाँ। तो फिर मैं साल में 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए चला गया और आईआईटी में किसी या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में मैंने जाकर जो है मेरी जो भी फील्ड है उससे रिलेटेड कोलैबोरेशन किया। अगले साल फिर मैं चला गया 1-2 महीनों के लिए और उसके अगले साल फिर मैं चला गया। तो ऐसे मैक्स टू मैक्स 3 सालों के लिए साल में 1 से 2 महीने, 3 महीने जो भी आपकी मर्ज़ी है, आप आके इंडियन ओरिजिन होने के नाते यहाँ पर आकर प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स के साथ में काम करो। ये जो है स्कीम है और इसके तहत में 3 साल तक के लिए मैं आपका इंडियन इंस्टीट्यूट्स में इस तरीके के साइंटिस्ट वगैरह आकर काम करेंगे। तो खबर ये है कि इस तरीके के साइंटिस्ट का जो पहला बैच है, जिसमें 22 साइंटिस्ट हैं, वो हिंदुस्तान आने वाले हैं और
वैभव स्कीम के चलते या वैभव स्कीम के अंडर में, तो इसके चलते वैभव स्कीम जो है वो न्यूज में आ गई है। अब वैभव स्कीम के बारे में थोड़ा डिटेल में बातचीत करते हैं, क्योंकि यूपीएससी अगर पूछेगी तो यही पूछेगी कि वैभव स्कीम क्या होती है, इसकी डेलिकेसीज क्या है, इसकी इंट्रिकेसीज क्या है, इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है। ये तो नहीं पूछेगी कि वैभव स्कीम के तहत में 22 साइंटिस्ट आ रहे हैं या 24 साइंटिस्ट आ रहे हैं, इसका तो कोई सेंस बनता नहीं है। मगर आपको समझ में आए कि वैभव स्कीम क्यों पढ़नी है, इसके लिए मैंने आपके साथ में ये कंटेक्ट शेयर किया है। अब हम लोग अपने यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से वैभव स्कीम क्या है और उसके क्या क्या डिटेल्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक स्कीम, इसको शॉर्ट में बोला गया है वैभव। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक स्कीम, इसको शॉर्ट में वैभव स्कीम बोला गया है। इट इज अ फेलोशिप प्रोग्राम कॉल टू फैसिलिटेट कोलैबोरेशन बिटवीन द इंडियन डायस्पोरा इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन एंड इंडियन एकेडमिक्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। मतलब ये कि वैभव स्कीम जिसका जो फुल फॉर्म है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक स्कीम, इसका ये बेसिकली एक फेलोशिप प्रोग्राम है। इस फेलोशिप प्रोग्राम के तहत में बाहर के देशों में रहने वाले इंडियन ओरिजिन के जो साइंटिस्ट हैं या फिर इंडियन ओरिजिन के ऐसे व्यक्ति जो साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, मैथ्स में, मेडिसिन में कहीं पर भी अगर अपना बहुत ज्यादा अग्रणी तौर पर योगदान दे रहे हैं, तो इस तरीके के लोगों के साथ में कोलैबोरेशन कर कर उनको भारत लाया जाए। और भारत के इंस्टीट्यूशन, खास तौर पे आईआईटीज हो गए, आपके आईआईएम हो गए, एम्स हो गए, इस तरीके के जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन हैं इनके साथ में कोलैबोरेट कराया जाए। अलग अलग जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं इनके साथ में इसको जो है कोलैबोरेट कराया जाए। The Vaibhav Fellowship aims at improving the research ecosystem of India's higher education and scientific institutions by facilitating academic and research collaboration between Indian institutions and the best institutions in the world through mobility of faculty/research from overseas institution to India. तो वही बात जो मैंने कही कि इस पूरी स्कीम के चलते हम बेसिकली ये करना चाहते हैं कि हमारे देश में जो रिसर्च का इकोसिस्टम है उसको बदला जाए। अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर जो खर्चा होता है वो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। वो कहता है ना कि आपके पास में अगर कोई कम चीज मिल रही हो तो उसके लिए ऊँट के मुंह में जीरा वाली कहावत का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो खर्चा जीडीपी के परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है वो ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं कहला सकता। वो ऊँट के मुंह का जो जीरा है वो शर्मा जाए इतना कम पैसा हम लोग आर एंड डी पे खर्च करते हैं। अब उसके कई सारी वजूहत हैं, उसमें अपन नहीं जाते, बट ये एक हकीकत है कि आर एंड डी के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारत में 2 पैसे का जो है आप कह सकते हैं खर्चा नहीं हो रहा है, या जितना होना चाहिए उसका 10% भी जो है खर्चा नहीं हो रहा। प्लस जिस तरीके से भारत में रिसर्च की जाती है वो पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो भी आज की तारीख में शायद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठता। हमारे यहाँ की रिसर्च जो है, अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि हर जगह ऐसा होता है, बट कई जगहों पर अप टू द मार्क हमारी रिसर्च नहीं है। अब होगा ये कि बाहर के देशों में रहने वाले ये भारतीय टीचर्स हो गए या फिर भारतीय प्रोफेसर्स हो गए, भारतीय साइंटिस्ट हो गए, जब ये लोग इंडिया में आएंगे और सपोज कर लीजिए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में चले गए किसी, वहां पर अगर इन्होंने पढ़ाया तो वहां के बच्चों के साथ में इनका उठना बैठना हुआ, तो वो बताएंगे कि भैया तुम ये जो पढ़ रहे हो इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस किस तरीके से तुम्हें जो है करने चाहिए ताकि तुम्हारी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ सके, ताकि तुम्हारी जो क्वालिटी है वो बढ़ सके। इसी तरीके से अगर किसी चीज के ऊपर आपको आर एंड डी करनी है तो कैसे करनी है, उस इकोसिस्टम में क्या क्या बदलाव करने की जरूरत है, बाहर के देशों में ऐसा क्या हो रहा है कि वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी में इतना आगे हैं और हम लोग इतने अच्छे ब्रेन्स रखने के बाद भी हम थ्योरी बहुत बढ़िया कर लेते हैं, न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया कर लेते हैं, आईआईटी का हमारा ग्रेजुएट बड़ा गजब का होता है, तगड़े कॉम्पिटिशन निकाल कर आता है, बट आर एंड डी की जब भी बात आती है अपने देश में हम लोग प्रॉस्पर नहीं कर पा रहे। तो क्या कमियां हैं, क्या गलतियां हैं, उसके ऊपर जो है काम करवाया जा सकता है। अब एक एक दो दो तीन तीन महीने के लिए भी ये लोग आकर इस तरीके से हमको गाइडेंस देकर जाएंगे, हमारे साथ रहकर अगर हमारी मदद करेंगे, तो नो डाउट इंडीड कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारत, मैं ये भी नहीं कहता कि एकदम से 360 डिग्री का टर्न आ जाएगा एक रात में या 2 रात में, बट बदलाव जरूर आएगा। हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर हमारे जो फंडामेंटल्स में कमियां हैं उस पर जरूर जो है हम लोग वर्क कर पाएंगे और एक मजबूत नींव तैयार होगी जिसके ऊपर फिर हम लोग आर एंड डी पे और फर्दर काम कर सकते हैं और उसमें बदलाव किया जा सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दिल्ली मेट्रो बना था, तो जापान से हमने टेक्नोलॉजी ली, जापान से हमने पूरा दिल्ली मेट्रो में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, उससे रिलेटेड काफी कुछ सीखा और उसको अच्छे से फिर जब इंप्लीमेंट कराया, समझा उस बात को, तो उसका फायदा भी ये मिला है कि अब हमें बाहर वालों से उतनी मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब अपने अलग अलग शहरों में हम लोग मेट्रो खुद बिछा रहे हैं। तो अभी अगर हमारे इकोसिस्टम वगैरह को मजबूत करने में इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट की मदद मिलती है, तो उससे कल को हम आर एंड डी में जो है आगे निकलेंगे। और अब इसमें क्लियर कट बात करनी चाहिए कि चाइना के साथ में जो हमारा कंपटीशन है, जो 20-30 साल का जो चाइना को एज मिल गया है, जिसके चलते वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आज की तारीख में उनकी यूनिवर्सिटीज भी हमारी यूनिवर्सिटीज से रैंकिंग के मामले में आगे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी वो लोग आगे हैं, इनोवेशन में भी वो आगे हैं। कहीं ना कहीं ये जो गैप है इसको पाटने में बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। इसका फायदा हमको इन फैकल्टीज वगैरह की मदद से, इन साइंटिस्ट वगैरह की मदद से मिलेगा। तो ये तो वैभव स्कीम की जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब इसे ऑपरेट कौन कर रहा है, तो वैभव स्कीम पूरी की पूरी इंप्लीमेंट करवाई जा रही है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में। ये याद रखिएगा,
मोटे मोटे तौर पर वैभव स्कीम को कौन सी मिनिस्ट्री करवा रही है या कौन सी मिनिस्ट्री के तहत में वैभव स्कीम जो है वो हो रही है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या उसके तहत में आने वाला डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये पूरी की पूरी स्कीम को ऑपरेट करवा रहा है। और इसके फीचर्स देख लेते हैं। प्राइमरीली 18 ऐसी फील्ड्स को या फिर 18 ऐसे वर्टिकल्स को आइडेंटिफाई किया गया है जिसमें हम लोग इन साइंटिस्ट को चाहते हैं कि वो यहाँ पर आकर काम करें। इसमें मोटे मोटे तौर पर हम क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। अब ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्वांटम टेक्नोलॉजी फ्यूचर है। जो इसमें एज ले जाएगा वो कल को वर्ल्ड लीडर बनेगा। भारत की अपनी महत्वाकांक्षा है। क्वांटम कंप्यूटर कंप्यूटिंग की बात की जाए, बाकी सारी चीजों में हम लोगों ने काफी काम किया है, बट अभी भी वेस्ट हम लोगों से बहुत आगे है। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी के मामले में क्वांटम टेक्नोलॉजी एक प्रोमिनेंट फील्ड है जिसमें हम ये कोलैबोरेशन करना चाहते हैं बाहर के साइंटिस्ट के साथ में। इसके अलावा हेल्थ की बात की जाए, जब से कोविड का पेंडेमिक आया है और जिस तरीके से कोविड के पेंडेमिक ने लगभग पूरी दुनिया के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बौना साबित कर दिया, ये साबित कर दिया कि कई जगहों पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना नाकारा है। उसके बाद में लोग अब थोड़ा सा या फिर सरकारें इस बात को लेकर थोड़ा सजग हो गई हैं। और कल को फिर कोविड जैसा कोई अगर इस तरीके का पेंडेमिक आ जाए तो हम पहले से ज्यादा बेहतर स्थिति में हों, पहले से ज्यादा प्रिपेयर्ड हों। इस बात को ध्यान में रखते हुए हेल्थ को भी एक सेक्टर बनाया गया है। अब हेल्थ से जुड़ा हुआ फार्मास्यूटिकल्स का सेक्टर है। दवाइयां जो हैं और ज्यादा अच्छे से रिसर्च करके बनाई जाए और ज्यादा एफिशिएंट दवाइयां बनाई जाए, कम से कम मात्रा में दवाई देकर आप जल्दी से जल्दी जो है पेशेंट को ठीक कर सको। इस बात को ध्यान में रखते हुए फार्मास्यूटिकल्स को भी जो है एक पॉइंट बनाया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इसी तरह से एग्रीकल्चर, एनर्जी, कंप्यूटर साइंस, मटेरियल साइंस, इस तरीके के जो मेजर मेजर बड़े बड़े आपके सेक्टर्स हैं जिससे ना सिर्फ आपकी सामान्य जिंदगी इंपैक्ट होती है बट आपकी इकोनॉमी पे भी इसका असर पड़ता है, जिसमें आगे होना या ना होना ये डिसाइड करता है कि आपका देश अग्रणी देशों में है या फिर पिछड़े हुए देशों में है। इस तरीके के सेक्टर्स वगैरह के ऊपर जो है ज्यादा काम किया जा रहा है। इस तरीके के सेक्टर्स वगैरह को आइडेंटिफाई करा के यहाँ पर कोलैबोरेशन की कोशिशें जो है हो रही हैं। The fellowship is open to outstanding scientists and technologists of Indian origin, non-resident Indians, person of Indian origin, overseas citizen of India who are actively engaged in research activities in their respective countries. तो अब एलिजिबिलिटी क्या है इस फेलोशिप की? सिर्फ इंडियन ओरिजिन होना ही आपकी एलिजिबिलिटी है या इसमें और भी कुछ चीजें आ जाती हैं? तो वो लोग इस पर्टिकुलर फेलोशिप के लिए या फिर इस स्कीम के तहत में एलिजिबल हैं। पहली बात तो ये कि उन्होंने अपनी जिंदगी में आउटस्टैंडिंग जो है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में कुछ ना कुछ आउटस्टैंडिंग किया हो, ठीक है। प्लस साथ ही साथ वो इंडियन ओरिजिन के होने चाहिए। अब इंडियन ओरिजिन के चलते वो या तो एनआरआई हो सकते हैं, यानी कि आपके नॉन रेजिडेंट इंडियंस हो सकते हैं, या फिर आपका पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो सकते हैं, मतलब जो भारतीय मूल के हैं बट वहीं पे पैदा हुए थे, उनके बाप दादा कभी किसी पीढ़ी में चले गए वहां पे सेटल हो गए और उसके बाद में फिर वहीं पर उनका जन्म हुआ है, तो कहने को भारतीय है बट जन्म वहां पर लिया है। तीसरा आपका ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो ये ओसीआई कार्ड होल्डर है। इस तरीके के लोग जो इस तरीके की कैटेगरी में आने वाले लोग जिन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में कुछ आउटस्टैंडिंग किया है और एक्टिवली वो अपने अपने देशों में रिसर्च और डेवलपमेंट और इस तरीके की एक्टिविटीज में लगे हुए हैं, इन लोगों को जो है एलिजिबल इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत में माना गया है। यहां से एक क्वेश्चन बनेगा, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उसे कि किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, बट याद रखिएगा वैभव स्कीम के तहत में या तो एनआरआई व्यक्ति हो सकता है जो इसमें आ सकता है, दूसरा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो सकता है, ओसीआई कार्ड होल्डर हो सकता है, तीसरा आपका पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी हो सकता है। बट ये सिर्फ इतना सी बात जो है वो मैटर नहीं करती। इसके अलावा अपने अपने देशों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में, इनोवेशन में ये लोग एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए। प्लस इन्होंने कुछ आउटस्टैंडिंग जो है वहां पर किया हो, अपने अपने क्षेत्रों में अग्रणी हो। देन अब ये जो कोलैबोरेशन का ड्यूरेशन है, वैसे तो मैंने आपको बता दिया बट फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूं कि इस कोलैबोरेशन में भारत के हर इंस्टीट्यूशन में आके ये काम नहीं करेंगे। हमारे जो टॉप के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं और हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई, जो टॉप के हैं एकदम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, इसी तरीके के जो हमारे और दूसरे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं, वहां पर जाकर ये कोलैबोरेट करेंगे। जेएनयू हो गया और इस तरीके की दूसरी जो आपकी टॉप की यूनिवर्सिटीज हो गई, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, इस तरीके की यूनिवर्सिटीज के साथ में, या पब्लिकली फंडेड जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे टाटा इंस्टीट्यूट हो गया या फिर भाभा इंस्टीट्यूट ऑफ बार्क हो गया, बार्क हो गया, और इसके अलावा फिर आपका एनपीसीआई हो गया। इस तरीके के जो आपके साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं जो पब्लिक फंड के द्वारा पब्लिकली फंडेड हैं या फिर जिनको सरकार के द्वारा पैसा दिया जा रहा है, ये इंस्टीट्यूशंस वगैरह के साथ में इनका कोलैबोरेशन होना है। और फिर वही बात कि अपना पूरा पूरा टाइम नहीं खपाएंगे यहाँ पर, क्योंकि अब ऑब्वियस ही बात है, वेस्ट में अपना शानदार करियर छोड़ के कोई
इतना आसानी से वापस नहीं आएगा। तो आप साल में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना के लिए आओ और मैक्स टू मैक्स 3 साल तक के लिए जो है आप ये कोलैबोरेशन कर सकते हो। यानी कि 1 साल के लिए आप 1 से लेके 3 महीने के बीच में कहीं पे भी आप इंडिया में टाइम स्पेंड कर सकते हो। सेकंड ईयर भी यही कहानी है और थर्ड ईयर भी है। उसके बाद इसको और रिन्यू किया जाता है या नहीं किया जाता, वो सरकार के ऊपर है, बट आज की तारीख में इसको मैक्स टू मैक्स ऐसा 3 साल के लिए किया जा रहा है। प्लस कौन से इंस्टीट्यूट में आप काम करना चाहते हो, कौन से इंस्टीट्यूट में आप काम नहीं करना चाहते, इसकी चॉइस भी इन्हीं को दी गई है। ऐसा नहीं है कि इनको अब सरकार कोई इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से अलॉट कर देगी। उनकी मर्जी है कि वो किसी इंस्टीट्यूट, कौन से इंस्टीट्यूट में आके काम करना चाहते हैं। तो जो भी इंस्टीट्यूट में आके वो काम करना चाहते हैं वो आके अपना काम कर सकते हैं। ये इनको आजादी जो है, या फिर ये इनको एक कह सकते हैं कि एक इस तरीके का एक प्रिविलेज जो है दिया गया। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर आकर 2-3 महीने रहेंगे तो सरकार फेलोशिप के नाम पे पैसा वगैरह भी देगी। कितना देगी? तो इंडियन रुपीज में इनको सालाना लगभग लगभग 4 लाख इंडियन रुपीज में अगर आप बात करें तो हर महीने के महीने इनको 4 लाख रुपए मिलेंगे। और इसी के साथ में एकोमोडेशन और बाकी रहने खाने और बाकी सारी जो भी चीजें हैं वो सब कुछ इसी में जो है कवर हो जाएगा। तो ये जो है वैभव स्कीम के बारे में पूरी बातचीत है जो हम लोगों ने कर कर खत्म करी है। अब वैभव स्कीम के बारे में इतना पढ़ा और यहाँ से एक बात समझ में आई कि पूरी की पूरी स्कीम बेसिकली फोकस ये कर रही है कि भारत में जो ब्रेन ड्रेन हुआ, भारत से लोग बाहर चले गए यहाँ पे मौके ना मिल सकने के कारण, या फिर भारत के लोग जो बाहर चले गए जिनके बच्चे फिर वहां पे हुए और उन्होंने फिर वहां पर बहुत अच्छा किया, ये सारे के सारे लोग बेसिकली इंडिया का जो है नॉलेज ट्रेजर है, इंडिया का नॉलेज एसेट है। तो इनको वापस लाया जाए, परमानेंटली नहीं लाया जा सकता तो कुछ वक्त के लिए लाया जाए और इनसे भारत के लिए भी जो है कुछ ना कुछ भलाई कराई जाए। इस थॉट प्रोसेस के साथ में काम किया गया। अब यहीं से एक सवाल ये उठता है कि भारत सरकार इस तरीके की और ऐसी कितनी दूसरी योजनाएं या इनिशिएटिव चला रही हैं जो इंडिया के बाहर रहने वाले भारतीयों को या भारतीय मूल के लोगों को एड्रेस करती हैं या भारतीय मूल के लोगों से कंसर्न। तो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि व्हाट आर द अदर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन्वॉल्विंग ओवरसीज इंडियंस। तो इसका जवाब यह है कि प्राइमरीली दो इस तरीके के इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं। एक तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 जनवरी को हर साल मनाया जाता है और इसमें बाहर के देशों में रहने वाले आपके जो एनआरआईज हैं, ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी जो है, जिनका भारत के डेवलपमेंट में बड़ा योगदान है, जो भारत में या तो पैसा भेजते हैं रेमिटेंसेस के रूप में या फिर इंडिया की और कई तरीकों से मदद करते हैं, इन लोगों का सम्मान किया जाता है। अलग अलग देशों में जाकर जो इन्होंने वहां पर उन देशों के डेवलपमेंट में एक बड़ा योगदान किया है, जिसके चलते भारत की एक बड़ी अच्छी छवि बनी है, इसके चलते इन सबका जो है सम्मान किया जाता है। जैसे इंडियंस को आज की तारीख में आप अगर मिडिल ईस्ट की बात कर लें तो जनरली इंडियंस हाई पेइंग जॉब्स में काफी बड़ी मात्रा में मिलते हैं और एक कंसेंसस बना हुआ है कि इंडियंस बड़े स्मार्ट किस्म के लोग होते हैं। वजह यह है कि हमारे स्मार्ट लोग ही वहां पे गए हैं, मजदूर भी गए हैं, काफी सारे बड़े लेवल पर लेबर भी गए हैं वहां पे। बट प्राइमरीली वहाँ की जो टॉप इंस्टीट्यूट जो आपकी कंपनीज हैं और इंस्टीट्यूट्स में जो काम करने वाले डिसीजन मेकिंग पोजीशन पर इंडियंस बैठे हैं, जो बड़ी मात्रा में उन देशों के आपकी जो रूलिंग एलीट्स हैं और बाकी लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, इसके चलते भारतीयों की एक अच्छी छवि बनी है। यही बात वेस्ट में भी है कि जहां जहां इंडियंस गए हैं जनरली क्राइम वगैरह में इतना योगदान होता नहीं है, फैमिली वैल्यूज बड़ी स्ट्रांग है, अपने काम से काम रखते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं। ऐसा भी नहीं कि एक्सेप्शंस नहीं है, विजय माल्या भी लंदन में ही बैठा हुआ है, मेहुल चौकसी भी बाहर बैठा हुआ है, तो ऐसे फ्रॉडिये भी गए हुए हैं। बट प्राइमरीली हिंदुस्तानियों की इमेज जो है वो बड़ी पॉजिटिव है। तो इसका फायदा भी, इसके चलते इंडिया की जो एक पॉजिटिव इमेज अब बनकर आ रही है, तो इन सारी बातों के चलते जो भी भारत के बाहर बैठे हुए भारतीयों का योगदान है, इसका सम्मान करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस जो है हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। दूसरा, नो इंडिया प्रोग्राम भारत की सरकार चलाती है। इट इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फॉर डायस्पोरा engagement which familiarizes Indian origin youth 18 to 30 years with their Indian roots and contemporary India। तो नो इंडिया प्रोग्राम भी एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा चलाया जाने वाला एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। इसके तहत में भारत के बाहर जो इंडियंस रह रहे हैं या फिर भारतीय मूल के जो लोग रह रहे हैं, जिनका भारत से आज की तारीख में ऐसा कोई लेना देना नहीं है, रूट्स कटकटा गई हैं, वहीं के वहीं सेटल हो गए हैं या वहीं के वहीं पैदा हुए हैं, तो वो लोग जो भारत के बाहर पैदा हुए हैं, भारतीय मूल के हैं और जिनका आना जाना भारत नहीं होता, 18 से 30 साल के इस तरीके के जो यूथ्स हैं, उनको भारत लाया जाता है। इस प्रोग्राम के तहत में भारत घुमाया जाता है। भारत की जो आज की स्थिति है, आज का जो आपका कल्चर है, आज के जो कंटेम्प्रेरी इंडिया है, इसके साथ में इनको फेमिलराइज कराया जाता है और साथ ही साथ इंडियन रूट्स वगैरह जो है उसके साथ में भी फेमिलराइज कराया जाता है। अब जैसे कोई व्यक्ति है नॉर्वे में बैठा हुआ है और उसके बाप दादा बिहार से गए हुए थे गिरबिटिया के रूप में, तो और वो वहीं का होके रह गया, उसे हिंदी नहीं आती, बिहारी नहीं आती, भोजपुरी नहीं आती, बट उसको भी लाया, और 18 से 30 साल के बीच में, तो उसको भी लाया जा रहा है बताने के लिए कि भाई ये देखो तुम्हारे जो बाप दादा है यहाँ से गए हुए थे, ये तुम्हारी धरती है, इसके प्रति भी आपके दिमाग में एक सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए। अब सॉफ्ट कॉर्नर अगर आएगा तो जाहिर सी बात है शायद आदमी अपनी तरफ से कुछ हेल्प भी करे उस पर्टिकुलर जगह के विकास में। दूसरी बात यह कि आज की तारीख में कंटेम्प्रेरी इंडिया कैसा है वो उसको बताया जा रहा है ताकि वो एक कनेक्शन महसूस कर सके, और ऑब्वियस सी बात है अगर एक कनेक्शन रहेगा तो कल को उसे कोई
कोई जरूरत पड़े तो देश उसके काम आ सके, और अगर देश को कोई जरूरत पड़े तो वक्त आने पर वो भी देश के काम आ सके, इस थॉट प्रोसेस के साथ में कि भाई अल्टीमेटली मेरे पुरखों का देश यही है, कहीं पे भी चला जाऊं कुछ भी हो जाए, रहूंगा तो आपका जो खून है वो तो हिंदुस्तानी है। इस थॉट प्रोसेस के साथ में जो है इन लोगों को लाके एक कनेक्शन बनाने की कोशिश नो इंडिया प्रोग्राम के तहत में की जा रही है। चलें, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब इसको पूरा अपन लोगों ने जो है डिस्कस कर लिया। अच्छा, एक स्कीम और है, वज्र के नाम से, विजिटिंग एडवांस ज्वाइंट रिसर्च फैकल्टी स्कीम फॉर द ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसको कई बार हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं वज्र। विजिटिंग एडवांस ज्वाइंट रिसर्च फैकल्टी स्कीम फॉर द scheme of the Department of Science and Technology enables NRIs and overseas scientific communities to participate and contribute to research and development in India। तो वज्र के नाम से जो ये स्कीम चल रही है, इसके तहत में भी जो है इंडिया में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें बाहर बैठे हुए जो आपके ओवरसीज साइंटिफिक कम्युनिटीज हैं, उनको यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। अब ये स्कीम अपनी जो वैभव स्कीम है इससे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर आप परमानेंटली आके कोलैबोरेट कर सकते हो, आप फंडिंग कर सकते हो, और भी दूसरी चीजें शामिल हैं। वैभव स्कीम के तहत में आप स्पेसिफिकली आप जो है नॉलेज के ऊपर एम्फेसिस कर रहे हो, एक्सपीरियंस के ऊपर एम्फेसिस कर रहे हो कि भाई आके हमको सिखाओ, और इस तरीके से यहाँ पर यह है कि आपका फोकस इस बात के ऊपर है कि किसी भी तरीके से अगर आप फंडिंग कर सकते हो, आप आके यहाँ पे काम करना चाहते हो, आप किसी और तरीके से हेल्प करना चाहते हो, उस सब में जो इसका उस सब में जो है एम्फेसिस कराया जाता है। तो वज्र स्कीम जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ही चलाई जा रही है, इसका फुल फॉर्म है विजिटिंग एडवांस ज्वाइंट रिसर्च फैकल्टी स्कीम। इसके तहत में भी ओवरसीज कम्युनिटीज को पार्टिसिपेट और कंट्रीब्यूट करने के लिए जो है प्रोत्साहित किया जा रहा है भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। मगर कोलैबोरेशन एज सच जो है यहाँ पर उस तरह से नहीं हो रहा कि आप टॉप के फैकल्टीज को लेकर आ रहे हो, बट ओवरऑल ये स्कीम भी लगभग लगभग उसी ऑब्जेक्टिव पे काम कर रही है। यहाँ पर मगर जो वैभव स्कीम है इससे थोड़ा सा अलग इसलिए हो जाती है कि बाहर से इंडियन नॉलेज को या इंडियन जो आपका कंट्रीब्यूशन वहां पर दिया जा रहा है इंडियन ब्रेन के द्वारा, उसको यहाँ पे लाया जाए, उसका फायदा उठाया जाए। यहाँ पर और भी चीजें जो है उसके अलावा होती हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, इसको अपन लोगों ने डिटेल में जो है पढ़कर खत्म किया। अब यहाँ से क्वेश्चन किस किस तरीके से बन सकते हैं वो हम लोग देखना शुरू करते हैं। अगर प्री में इसको पूछ लिया गया, अगर प्रीलिम्स में ये वैभव स्कीम के ऊपर क्वेश्चन आ गए तो किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं। तो हम लोगों ने वैभव स्कीम को डिटेल में पढ़कर खत्म कर लिया, उसके जितने भी एस्पेक्ट्स थे उनको भी देखा, साथ ही साथ फिर ये भी देखा कि वैभव स्कीम की तरह और ऐसी कौन सी दूसरी स्कीम्स हैं जिसकी मदद से भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों को या फिर इंडियन ओरिजिन के लोगों को इंडियन गवर्नमेंट एंगेज कर रही है, या उन स्कीम्स की मदद से उनको किसी तरीके से फिर से जो है भारत की रूट्स के साथ में जोड़ा जा रहा है। ये सारी बातचीत अपन ने कर कर खत्म करी है। अब इस पर्टिकुलर स्कीम में से या फिर इस पर्टिकुलर न्यूज में से क्वेश्चंस किस तरीके से बन सकते हैं थोड़ा सा वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ से बनेगा वो ये है कि वैभव स्कीम जो है वो किस तरीके के लोगों को टारगेट कर रही है। दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा कि वो किस तरीके की फील्ड को टारगेट कर रही है। तो पहला जवाब कि वो इंडियन ओरिजिन के उन लोगों को टारगेट कर रही है या फिर इंडियन रूट्स वाले उन लोगों को टारगेट कर रही है जो बाहर के देशों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस पर्टिकुलर क्षेत्र में वहाँ के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में अग्रणी योगदान निभा रहे हैं, या फिर वहाँ पे पायनियर जो है के रूल में वहाँ पर मौजूद है। दूसरा, ये कौन सी फील्ड्स को टारगेट कर रही है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो मेजर मेजर फील्ड्स हैं, जिसको कई बार हम लोग शॉर्ट में स्टेम भी बोलते हैं, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, ये सारी की सारी चीजें शामिल हो जाती हैं, ये सारी की सारी चीजें आती हैं इस पर्टिकुलर फील्ड को या इस स्कीम को इस पर्टिकुलर आपके एरियाज ऑफ रिसर्च को जो है टारगेट किया जा रहा है। अब तीसरा क्वेश्चन कि इसको रन कौन कर रहा है, इस पर्टिकुलर स्कीम को कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सी मिनिस्ट्री चला रही है। वैभव स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के तहत में काम कर रही है, कौन सी मिनिस्ट्री इसको ऑपरेट कर रही है। जवाब हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस पर्टिकुलर स्कीम को ऑपरेट कर रही है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है, वो इस पूरी की पूरी स्कीम को देख रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, बट प्राइमरीली कौन कौन से आपकी फील्ड्स को भी टारगेट किया गया है। तो 18 फील्ड्स को टारगेट किया गया है। मुश्किल है ये पूछा जाए, बट फिर भी 18 ऐसे आइडेंटिफाइड आपके नॉलेज वर्टिकल्स हैं जिनको टारगेट किया गया है, जिसके ऊपर फोकस करवाया जा रहा है, जिसमें क्वांटम टेक्नोलॉजी, हेल्थ, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर ये प्राइमरी तौर पर शामिल है। बाकी मुझे नहीं लगता इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा। यहां से जरूर एक क्वेश्चन बनता है कि वैभव स्कीम के तहत में कौन कौन से एनआरआईज जो हैं या फिर कौन कौन से आपके जो इंडियन ओरिजिन के पर्सन है वो एलिजिबल है। तो पहला, जो नॉन रेसिडेंट इंडियन है, एनआरआई, वो इसके तहत में एलिजिबल है। दूसरा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो इसके तहत में एलिजिबल है। और तीसरा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई कार्ड होल्डर, ये इसके तहत में एलिजिबल है। ये तीन कैटेगरी के जो लोग हैं वो एलिजिबल हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, यूपीएससी एक सवाल यहाँ से पूछ सकती है कि भाई वैभव स्कीम जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इनोवेशन को लाने के लिए, जिसपे भारत सरकार, जिसके तहत में भारत सरकार बाहर के इंडियन ओरिजिन के लोगों को यहाँ पे ला रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कोलैबोरेशन में, तो उसमें कौन कौन से तरीके के जो लोग हैं वो एलिजिबल हैं। नाम याद रखिएगा, ये कैटेगरी याद रखिएगा। एनआरआई एलिजिबल है, पीआईओ या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वाले एलिजिबल हैं, और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई कार्ड होल्डर जो है ये भी एलिजिबल है। चलो, तो ये हो गया।
इसके अलावा यहाँ से as such और कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। अब इसी में जो अपन ने ये देखा था कि और कौन-कौन सी ऐसी दूसरी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जिसके तहत में इंडियन ओवरसीज इंडियंस को एड्रेस किया जा रहा है। तो प्रवासी भारतीय दिवस पूछा जा सकता है कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है कब मनाया जाता है? ये यूपीएससी में तो खैर शायद नहीं आए, मगर जो रेलवे के एग्जाम्स हैं या जो अभी आने वाले हैं, काफी बड़ी मात्रा में भर्ती होगी, या सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, सीएपीएफ का एग्जाम हो गया। इसके अलावा आरबीआई का जो ग्रेड बी का पेपर होता है उसमें एसएससी सीजीएल में सीएचएसएल में पूछा जा सकता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिएगा 9 तारीख को मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। एंड इंडियन ओवरसीज सिटीजन ओवरसीज आपकी जो इंडियन कम्युनिटी है उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को का सम्मान करने के लिए, फैसिलिटेशन करने के लिए इसको मनाया जाता है। एक तो ये, दूसरा ये कि नो इंडिया प्रोग्राम के तहत में पहला ये कि नो इंडिया प्रोग्राम स्कीम जो है वो कौन चला रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर चला रही है। इसके तहत में किनको इंडिया लाया जाता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है 18 से 30 साल के बीच में इंडियन यूथ जो है उनको इंडिया लाकर इंडिया से रूबरू कराया जाता है। एंड लास्ट में ये वज्र स्कीम जो है ये कौन चला रहा है, तो वही जवाब आ जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। किससे रिलेटेड है, ये भी साइंटिफिक इनोवेशन एंड कोलैबोरेशंस वगैरह से रिलेटेड है। और ये क्या करती है, ये भी आपके बाहर बैठे हुए लोगों को इंडिया में आर&डी में जो काम चल रहा है उसमें कंट्रीब्यूट करने का मौका देती है। बट ऑब्वियस ही बात है कि इसकी जो डिटेल्स हैं, इसके जो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आपकी वेब स्कीम से थोड़ा सा अलग है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। यहीं पर ये न्यूज भी समाप्त होती है और इसी के साथ में आज के सेशन के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो यहीं पर समाप्त होते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडे सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम लोग 25 जनवरी 2024 के द हिंदू न्यूज़पेपर और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे फ्रेंड्स जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें जनरल स्टडीज पूछी जाती है, करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उनको भी इसके बारे में बताएं। जितना हो सके उतना इस इनिशिएटिव का फायदा उठाएं, इस वेंचर से उतना अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को एनहांस करें एंड जिंदगी में अच्छे से अच्छा करते चले जाएं, सफलता और तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएं। इसी नोट पे कॉलिंग इट द डे, कंक्लूडिंग द सेशन। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।